हेलो 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 बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो नीट एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फिजिक्स की जो सीरीज हम चला रहे थे, उसके अगले चैप्टर पर हम आ गए हैं। वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। क्लास 11th का ये चैप्टर है बेटा। तो आज हम इस चैप्टर को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, मस्त चल रही होगी। आप बढ़िया से टेस्ट वगैरह भी दे रहे होगे, प्रैक्टिस भी कर रहे होगे। जेई मेन के लिए बहुत समय नहीं बचा है, फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, जनवरी अटेम्प्ट के लिए। तो आई होप यू आर डूइंग एवरीथिंग गुड। अब बेटा, इस लेक्चर को देखने से पहले सेशन को लाइक करना जरूरी है, सब्सक्राइब करना चैनल को जरूरी है, जिसमें हम जो भी ऑसम कंटेंट लेकर आए वो आप तक पहुंच सके। अपना पेन और पेपर उठा लीजिए और जो भी प्रॉब्लम्स है मेरे साथ सॉल्व कीजिए। ठीक है। पेन बिना चलाए कोई फायदा नहीं है लेक्चर देखने का बेटा, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। खुद से सवालों को लगाना पड़ेगा। और अंत में एक कमेंट छोड़ के जरूर जाना है, जिसमें हमें पता चल सके कि हम आपके लिए और बेहतर कैसे कर सकते हैं और आपकी क्या नीड्स हैं। राइट। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर, बिना समय बर्बाद किए, क्योंकि मैं समझता हूं कि आपका एक एक जो मिनट है वो इंपॉर्टेंट है। राइट। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है बेटा। किसकी बात हो रही है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की, ऑफ आइडियल लिक्विड्स इज। ठीक। आइडियल लिक्विड्स का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होगा, ये बताया जा रहा है। तो क्या होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बेटा? सर, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो होता है, उसको हम शेयर मॉडुलस के नाम से भी जानते हैं। शेयर मॉडुलस के नाम से भी जानते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को। राइट। तो ये कुछ ऐसा है। ये वाला जो सरफेस है, इसको क्या किया हुआ है? पकड़ के रखा हुआ है, मतलब इसको मूव नहीं करने देंगे। तो बना रहा हूं मैं डायग्राम, देखना। लाइक दिस। तो एक फोर्स ऐसे सरफेस के पैरेलल लगाते हैं हम, इस सरफेस के पैरेलल, ये ऊपर वाला सरफेस। ठीक। तो उससे क्या होता है, एक डिफॉर्मेशन बॉडी में आता है, उसको कहते हैं थीटा। लेंथ जो है साइड एल है, जो डिफॉर्म, जो शिफ्ट हुई है साइड उसके परपेंडिकुलर वाली। और मान लेते हैं डिफॉर्मेशन कितना हुआ, डेल्टा एक्स का। ठीक। डेल्टा एक्स का डिफॉर्मेशन हुआ है। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को किससे शो करते हैं? जी से। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को किससे शो करते हैं? जी से। ये क्या होता है? शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। ठीक। अब शेयर स्ट्रेस को कैसे दिखाते हैं बेटा? टाउ से। शेयर स्ट्रेस को कैसे दिखाते हैं? टाउ से। और शेयर स्ट्रेन क्या होगा बेटा? शेयर स्ट्रेन होता है डेल्टा एक्स अपॉन एल। ठीक। शेयर स्ट्रेन कैसे डिफाइन है? डेल्टा एक्स अपॉन एल, ये वाला डेल्टा एक्स अपॉन एल। ठीक। शेयर स्ट्रेस क्या होता है बेटा? टाउ क्या होता है? टाउ होता है फोर्स अपॉन ये एरिया, इस एरिया के पैरेलल लगाया जा रहा फोर्स। ठीक। फोर्स अपॉन ये एरिया जो है ये है ए। तो शेयर स्ट्रेस ऐसे डिफाइंड है। राइट। अब डेल्टा एक्स अपॉन एल, डेल्टा एक्स अपॉन एल क्या है बेटा? टेन थीटा है। डेल्टा एक्स अपॉन एल क्या है बेटा? टेन थीटा है। जिसको हम लिख सकते हैं टाउ अपॉन टेन थीटा। और अगर थीटा स्मॉल है, इफ थीटा इज स्मॉल, जो कि जनरली होता है, तो हम जी को कैसे लिख सकते हैं? टाउ अपॉन थीटा। टाउ अपॉन थीटा। तो ये क्या है? शेयर स्ट्रेस, ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की डेफिनेशन है। ठीक। दिस इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। दिस इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब जो आइडियल फ्लूइड्स होते हैं, आइडियल लिक्विड्स होते हैं, जो आइडियल लिक्विड्स होते हैं, उनमें अगर आप थोड़ा सा भी शेयर स्ट्रेस लगाओगे तो वो तुरंत डिफॉर्म हो जाएंगे। तो आइडियल लिक्विड्स, ठीक है, आइडियल फ्लूइड्स, ठीक है, आइडियल फ्लूइड्स
कैन नॉट withstand tangential stresses. या इसको हम क्या कह सकते हैं, shear stress. इसका मतलब क्या हुआ, आइडियल फ्लूइड्स के लिए जो जी होता है वो होता है 0. ठीक, जी क्या होता है 0, क्योंकि वो विथस्टैंड कर ही नहीं सकते शेयर स्ट्रेस को, तो इसके लिए 0 होता है. आइडियल फ्लूइड्स के लिए जी क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि वो जो टेंजेंशियल स्ट्रेस है, ये जो फोर्स आप टेंजेंशियल लगा रहे हो उसको विथस्टैंड ही नहीं कर सकते. आप फ्लूइड पे जैसे ही फोर्स लगाओगे हल्का सा भी, वो तुरंत ही क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा, तुरंत ही डिफॉर्म हो जाएगा, उसको विथस्टैंड ही नहीं कर सकते. ठीक, तो उसका जी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है. ठीक है बेटा, नेक्स्ट. अब क्या हो रहा है, मैक्सिमम लोड वायर कैन विथस्टैंड विदाउट ब्रेकिंग व्हेन इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड टू मैक्सिमम लोड वायर कैन विथस्टैंड विदाउट ब्रेकिंग. ठीक, व्हेन इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड टू हाफ. भाई ये क्या चीज होती है मैक्सिमम लोड, ये सर होता है ब्रेकिंग स्ट्रेस. ये वो स्ट्रेस है जिसमें कोई भी मटेरियल क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है. ये स्ट्रेस इंडिपेंडेंट होता है ऑफ डायमेंशंस ऑफ वायर. ठीक, तो अब मान लेते हैं एक वायर हम ले लें, एक हम वायर लें ऐसा. ठीक, 2 वायर हमने ले लिए. एक की लेंथ है L, एक की लेंथ है 2L. ठीक, तो ये जो स्ट्रेस है ब्रेकिंग स्ट्रेस, ठीक है, इसको हम किससे दिखाते हैं, सिग्मा M से. ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा. ठीक, तो ये एरिया और ये एरिया सेम है, क्यों, क्योंकि उसी वायर को काट के आधा किया है, तो जो फोर्स है ब्रेकिंग फोर्स है वो भी चेंज नहीं होगा. क्यों, क्योंकि सिग्मा एम सेम है, ये एरिया सेम है, तो ब्रेकिंग फोर्स भी क्या हो जाएगा, रिमेन सेम. क्योंकि ये वाला जो एरिया है ए, ये भी और ये एरिया सेम है, क्योंकि इसी वायर को काट के आधा किया हुआ है, तो मैक्सिमम फोर्स जो ये वायर विथस्टैंड कर सकता है वो क्या हो जाएगा, सिग्मा एम इंटू एरिया. तो सिग्मा एम इंटू ए. अब एरिया दोनों ही केस में सेम है, तो जो मैक्सिमम फोर्स जो ये वायर विथस्टैंड कर सकता है दोनों ही केस में क्या आ जाएगा, सेम हो जाएगा, वो सिग्मा एम इंटू ए हो जाएगा. ये मैक्सिमम फोर्स है जो ये वायर क्या कर सकता है, विथस्टैंड कर सकता है. मतलब ये जो वायर जितना फोर्स मैक्सिमम झेल सकता है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ वायर है. ठीक है बेटा, ये इंडिपेंडेंट है लेंथ ऑफ वायर के. आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी. ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा. व्हेन टेम्परेचर ऑफ वायर इज डबल्ड, ठीक, टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने की बात हो रही है, यंग्स मॉडुलस क्या क्या होगा. ठीक, तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो जो बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन क्रिस्टल्स वो क्या हो जाते हैं, वीकन हो जाते हैं. वो वीकन हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पे. तो उससे क्या होगा, सेम फोर्स पे जो पहले लगा रहे थे, इलोंगेशन क्या होगा, मोर होगा, ज्यादा इलोंगेशन मिलेगा. क्यों, क्योंकि बॉन्ड्स वीक हो गए. ज्यादा इलोंगेशन मिलने का मतलब क्या है, ज्यादा इलोंगेशन मिलने का मतलब है कि उसकी इलास्टिसिटी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, इलास्टिसिटी डिक्रीजेस. आपने ये कॉन्सेप्ट जरूर सीखा होगा कि ज्यादा इलोंगेट होने का मतलब ये नहीं कि ज्यादा इलास्टिक है, कम इलोंगेट होने का मतलब ज्यादा इलास्टिक होता है.
तो जो इलास्टिसिटी है सेम फोर्स पे वो कम हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, यंग्स मॉडुलस वाई डिक्रीजेस, यंग्स मॉडुलस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विल डिक्रीज। समझ आया। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जो क्रिस्टल्स के बीच में बॉन्ड है मेटल के वो वीक हो जाएगी, तो सेम फोर्स लगाने पे ज्यादा एलोंगेशन हमको मिलेगा। अब ज्यादा एलोंगेशन मतलब मिलने का मतलब ये नहीं कि इलास्टिसिटी बढ़ गई, ज्यादा एलोंगेशन मिलने का मतलब इलास्टिसिटी कम हो गई। अगर सेम फोर्स लगाने पे एलोंगेशन कम मिल रहा है मतलब मेटल की फोर्स को झेलने की कैपेसिटी ज्यादा है, इसका मतलब वो ज्यादा इलास्टिक है। तो अगर सेम फोर्स लगाने पर ज्यादा एलोंगेशन हमको मिल रहा है तो इसका मतलब है इलास्टिसिटी कम हो गई। इलास्टिसिटी कम हो गई मतलब यंग्स मॉडुलस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, वाई क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे यंग्स मॉडुलस क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब क्या बोल रहा है, अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय अप्लाइंग अ लोड टू इट्स फ्री एंड। तो ये एक स्प्रिंग का मैं डायग्राम लेकर आया हूं। अब बताना स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग, इस स्प्रिंग में कौन कौन सा स्ट्रेन, कैसा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा ये हमको बताना, राइट। तो ये हमारा एक्सिस है, ये हमारा क्या है बेटा, एक्सिस है। दिस इज आवर एक्सिस। अब इस एक्सिस पे क्या लगाया जा रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है ऐसे। एक फोर्स ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, इसको हम इलोंगेट करने के लिए, इस स्प्रिंग को इलोंगेट करने के लिए इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इस तरीके से लगा रहे हैं। मान लीजिए एक हमने फोर्स F लगा दिया। अब क्लियरली क्लियरली इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए, जैसे मान लो कोई भी आप एलिमेंट ले लो, तो इस फोर्स को बैलेंस, जैसे यहां पे आपने एक एलिमेंट ले लिया, यहां पर ये एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया आपने ऐसा। अब ये जो फोर्स लग रहा है F, इसको बैलेंस करने के लिए एक काउंटर लॉन्गिट्यूडनल फोर्स यहां पर डेवलप होगा। ठीक है, तो कोई एक एलिमेंट है ऐसा यहां का अलोंग द एक्सिस, उस पर आप एक फोर्स ऐसे लगा रहे हो, तो इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए काउंटर फोर्स, एक स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इसमें डेवलप होगा। ठीक है, जैसे आप अगर एक ये रॉड है, इस रॉड को आप F फोर्स से दोनों साइड से खींचो, तो इसके किसी भी एक क्रॉस सेक्शन पर एक स्ट्रेस डेवलप होगा कि ये फोर्स है मान लो, तो इसको अगर हम इस फोर्स के रिस्पेक्ट में देखें तो एक ऐसा स्ट्रेस डेवलप होगा जो इस फोर्स को बैलेंस करेगा। यही तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है, तो इसमें एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्लियरली डेवलप होगा। अब एक दूसरी चीज आपको समझनी है, ये फोर्स अगर आप एक एलिमेंट यहां पर लेते हो, इस वाले एरिया का आप एक एलिमेंट लेते हो, अब इस एलिमेंट का क्या होगा वो मैं यहां बना रहा हूं। तो यहां पे ये एक राउंड स्प्रिंग है, तुमने ये बना दी। अब ये जो फोर्स है इस एलिमेंट पर एक इस तरीके से क्या लगाएगा, एक इस तरीके से इस पे एक टॉर्क लगाएगा, जो इस एलिमेंट को ऐसे एक टॉर्क जो है मोड़ने की कोशिश करेगा इस एलिमेंट को। इससे क्या होगा, इस पे एक शेयर स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, शेयर स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ऐसा, ये इस तरीके से क्लॉकवाइज मुड़ने की कोशिश करेगा, तो एक शेयर स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा इससे। तो यहां जो एलिमेंट है वहां लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, पर यहां जो एलिमेंट है वहां एक शेयर स्ट्रेस भी डेवलप हो रहा है। तो इस पूरे के पूरे स्प्रिंग में आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस दिखेगा। इस पूरे के पूरे स्प्रिंग में आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस दिखेगा। क्या आपको ये बात समझ आई। ये फोर्स जो है इस वाले एलिमेंट पर एक टॉर्क लगाएगा, वो टॉर्क क्या प्रोवाइड करेगा, इसको शेयर स्ट्रेस प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये इसको इस तरीके से इसके शेप को डिफॉर्म करने की कोशिश करेगा। तो यहां पर एक शेयर स्ट्रेस भी क्या होगा, डेवलप होगा। तो इस स्प्रिंग में जब आप फोर्स लगा रहे हो तो आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस दोनों मिलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस दोनों मिलेंगे। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये चीज समझ आ गई हो। ठीक, नेक्स्ट,
क्या बोल रहा है, अ रिजिड बार ऑफ मास m इज सपोर्टेड सिमेट्रिकली बाय 3 वायर्स ईच ऑफ लेंथ l। तो हम बना लेते हैं भाई। 3 वायर सिमेट्रिकली है, तो एक, दो बीच में, और तीन, ठीक ऐसे है। 3 वायर्स ईच ऑफ लेंथ l, ये भी लेंथ l है, ये भी लेंथ l है, और ये भी लेंथ l है। दोज एट एंड आर ऑफ कॉपर। अब ये वाले जो वायर हैं ये किसके, कौन से हैं, कॉपर हैं, ठीक। एंड द मिडिल वन इज आयरन, ये बीच वाला क्या है, आयरन है, आई। पूछा जा रहा है रेशियो ऑफ देयर डायमीटर इफ ईच हैव टू सेम ईच, इसका डायमीटर का रेशियो कितना होगा, द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर्स, ठीक, द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर्स इफ ईच हैव सेम टेंशन। तीनों में क्या होना चाहिए, टेंशन सेम होना चाहिए। अब तीनों में चूंकि टेंशन सेम होना चाहिए, तो वो हम बनाते हैं यहां पर। मान लेते हैं तीनों में टेंशन क्या है, सेम है। और इसका मास क्या है, m है, तो इसके सेंटर ऑफ मास पे हमने एक दिखा दिया मास m, ठीक, लाइक दिस। इसके सेंटर ऑफ मास पे हमने एक मास, इसका मास क्या दिया था, mg, तो इसके सेंटर ऑफ मास पे हमने एक फोर्स mg लगा दिया। अब हमको क्या बताना है, रेशियो ऑफ डायमीटर्स, राइट। तो क्लियरली हमको मिल रहा फोर्स इक्वेशन से 3t इज इक्वल टू mg। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा सर, टेंशन कितना आएगा तीनों में, mg/3। तो टेंशन कितना हमको मिल गया बेटा, mg/3। तीनों में ही टेंशन कितना आएगा, mg/3 टेंशन आ जाएगा। इसमें भी mg/3, इसमें भी mg/3, इसमें भी mg/3, ठीक। अब रेशियो ऑफ देयर डायमीटर्स हमको बताना है, इनके डायमीटर का रेशियो क्या होगा। तो इन तीनों में जो एलोंगेशन होगा वो सेम आएगा, एलोंगेशन विल बी सेम इन ऑल द 3 केसेस। जितना एलोंगेशन इसमें होगा उतना इसमें होगा। तो क्लियरली क्योंकि ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है भाई, ये पूरा का पूरा प्लेन कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, तो जितना एलोंगेशन कॉपर में आएगा उतना ही एलोंगेशन आयरन में आएगा। अब सर हमको मालूम है यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यस सर। और यंग्स मॉडुलस को हम कैसे लिख सकते हैं, एफ अपॉन ए, स्ट्रेस को लिख सकते हैं, और स्ट्रेन क्या होगा सर, डेल्टा एल अपॉन एल। तो यहां से हमको डेल्टा एल मिल गया, वो क्या मिल गया, एफ एल अपॉन ए वाई। ये हमको डेल्टा एल मिल गया। मतलब अगर हमको चेंज इन लेंथ बताना है तो हम एफ एल अपॉन ए वाई हमारा फॉर्मूला होता है। तो हमने अब अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया है, अभी लॉजिक बताया कि चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर वायर वो बराबर होगा किसके, चेंज इन लेंथ ऑफ आयरन। तो यहां से हम लिखेंगे फोर्स इन आयरन या फोर्स इन कॉपर इंटू लेंथ ऑफ कॉपर अपॉन एरिया ऑफ कॉपर इंटू वाई ऑफ कॉपर। और इसके लिए कैसे लिखोगे, फोर्स इन आयरन इंटू लेंथ ऑफ आयरन अपॉन एरिया ऑफ आयरन इंटू वाई ऑफ आयरन। अब क्लियरली आपको पता है फोर्स सब में कितना, mg/3, तो यहाँ पुट कर दो mg/3। सबकी लेंथ क्या है, l है, क्वेश्चन में दिया है, तो यहाँ पुट कर दो। एरिया ऑफ कॉपर क्या होगा सर, π/4 dc का स्क्वायर। यस सर, dc क्या है, डायमीटर ऑफ कॉपर है। क्यों लिखा सर, क्योंकि आपको डायमीटर की ही बात करनी है, इनटू yc। सर आयरन में फोर्स कितना है, mg/3 है, वो भी आयरन वाली जो रॉड है उसका लेंथ क्या है, एल है। यस सर। एरिया ऑफ आयरन क्या होगा सर, π/4 इंटू डी का स्क्वायर। यस सर। और आयरन का यंग्स मॉडुलस क्या है, वाई। क्लियरली आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा न्यूमीटर कैंसिल हो रहा है, π/4 से π/4 भी जा रहा है। इससे हमको क्लियरली क्या दिख रहा है, डी अपॉन डी सी, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ वाई सी अपॉन वाई आई। ठीक है, वाई सी अपॉन वाई आई।
या इसको आप कैसे लिख सकते हो, उल्टा रिवर्स भी लिख सकते हो, डीसी अपॉन डी आई। इसको आप क्या लिखोगे, अंडर रूट ऑफ वाई वाई आई अपॉन वाई सी। ठीक, तो एक ये हमको मिल गया, अंडर रूट ऑफ वाई आई अपॉन वाई सी। ठीक, ये और ये किसके बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया नहीं है तो डीसी अपॉन डी आई के बराबर है। ठीक, तो ऑप्शन, क्योंकि इसमें बोला नहीं था कि डीसी अपॉन डी आई चाहिए या डी आई अपॉन डीसी चाहिए, तो ऑप्शन आपने देखा इसी तरीके से बनाया है कि अंडर रूट वाला एक ही ऑप्शन दिया है, तो आपको उसी को टिक करना है। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। ये हमने क्यों किया, क्योंकि ये जो रॉड है वो क्या है, सपोर्टेड सिमेट्रिकली है। ठीक है, और रॉड कैसा रहेगा, हॉरिजॉन्टल, रॉड विल बी हॉरिजॉन्टल। ठीक, तो ये हमने क्यों लिखा, बिकॉज रॉड विल रिमेन हॉरिजॉन्टल। ठीक है, बार विल रिमेन हॉरिजॉन्टल। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। तो इट वॉज अ गुड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं ना। अब क्या बोला जा रहा है भाई इस सवाल में, इस सवाल में बोला जा रहा है बेटा, अ माइल्ड स्टील वायर, एक माइल्ड स्टील वायर है, ऑफ लेंथ 2L, ये 2L दिखाया गया है, क्रॉस सेक्शन इसका एरिया A है, इज स्ट्रेच्ड। ठीक, तो उसको स्ट्रेच किया गया। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब बोल रहा है विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर। ठीक, हॉरिजॉन्टली बिटवीन टू पैरेलल्स, ये दो पैरेलल पोल हैं, उनके बीच में ऐसे स्ट्रेच किया गया है। मास m is सस्पेंडेड, आपको दिख रहा है मास m, फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ वायर, वायर के मिड पॉइंट से। तो हमको क्या बताना है, स्ट्रेन ऑफ वायर बताना है, वायर में कितना स्ट्रेन आएगा ये बताना है, सवाल ये है। अब आपको क्लियरली दिखेगा यहां से एक चीज, क्या भाई, एक फोर्स mg यहां इस तरीके से का लगेगा नीचे की तरफ। ठीक, और यहां पे फिर हम मान लेते हैं टी, दोनों में टेंशन लगेगा। क्यों, क्योंकि सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो दोनों में टी हम मान सकते हैं टेंशन लगेगा। ठीक, अब ये छोटा सा एंगल जो है इसको हम मान लेते हैं थीटा, और ये जो लेंथ है ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा एल। क्यों भाई, पूरा लेंथ 2L है तो आधा लेंथ हो जाएगा एल। तो इसको हम बोल देते हैं ट्राइंगल ओ ए, और ये वाला पॉइंट बोल देते हैं बी। ठीक, तो ट्राइंगल ओ ए बी कैसा बनेगा, क्योंकि उसकी जरूरत बनी पड़ेगी अभी, तो हम बना दे रहे हैं, कुछ ऐसा बनेगा सर। ठीक, ये हो जाएगा एल, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा थीटा। इसको हमने बोला है ओ, इसको हमने बोला है पॉइंट ए, और इसको हमने बोला है बी। ठीक, अब हम समझते हैं इस पूरी चीज का कैलकुलेशन और एनालिसिस करते हैं, राइट। सबसे पहली बात तो यह है कि जो टेंशन है उसका साइन, इस टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे भाई, इस टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट बेटा ऊपर की तरफ होगा ऐसा, और एक कंपोनेंट कैसा होगा, राइट हैंड साइड तरफ होगा। ऊपर की तरफ कंपोनेंट कितना होगा भाई, ऊपर की तरफ कंपोनेंट कितना होगा सर, वो होगा टी साइन थीटा, और राइट हैंड साइड कितना होगा, टी कॉस थीटा। सिमिलरली इस वाले का भी दो कंपोनेंट होंगे, एक ऊपर की तरफ और एक इस तरफ। ऊपर की तरफ कितना होगा सर, हो जाएगा टी साइन थीटा, और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा, टी कॉस थीटा। ये वाला टी कॉस थीटा और ये वाला टी कॉस थीटा एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। ये टी साइन थीटा और ये टी साइन थीटा मिलके क्या करेंगे, mg को बैलेंस आउट करेंगे। तो हमको यहां से क्या मिल गया, पहली चीज समझ में क्या आ गई, पहली चीज ये आ गई कि सर 2t साइन थीटा किसको बैलेंस आउट करेंगे सर, mg को, mg को। ठीक है सर, 2t साइन थीटा mg को बैलेंस आउट करेंगे। अब साइन थीटा में चूंकि ये जनरली जो चेंज इन लेंथ होता है ना वो सब छोटा होता है, तो एक्स थीटा वगैरह सब इस चैप्टर में छोटा होता है, ये अजम्पशन होता है। ठीक, तो एक्स थीटा आर स्मॉल, ये पूरे चैप्टर में होता है कि जनरली क्या होता है, मेटल वायर्स में जो एलोंगेशन होते हैं बहुत छोटे मैग्नीट्यूड के होते हैं, तो जितने भी एलोंगेशन हो रहे हैं या
कोई कुछ भी चेंज हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो छोटा माना जाता है। इफ थीटा इज स्मॉल, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टेन थीटा के बराबर। तो हम इसको लिख सकते हैं 2t टेन थीटा। यस सर। अब टेन थीटा क्या होगा सर? इस वाले ट्राइंगल से निकालो सर। टेन थीटा क्या होगा सर? टेन थीटा होगा x अपॉन एल। टेन थीटा कितना होगा? x अपॉन एल। यहां पुट कर दो, तो 2t x अपॉन एल इज इक्वल टू mg। तो यहां से हमको t मिल गया सर। तो हमको t मिल गया सर, कितना मिल गया सर? mg इंटू एल अपॉन 2x। mg इंटू एल अपॉन 2x, ये हमको t मिल गया। तो स्ट्रेस कितना होगा? स्ट्रेस वायर में स्ट्रेस होगा टेंशन का फोर्स इंटू एरिया ऑफ वायर। ए क्या है? एरिया ऑफ वायर है। कहां दिया है? ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्वेश्चन में दिया हो, ए है। ए इज एरिया ऑफ वायर गिवन इन क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में एक ही चीज पूछी है, पर मैं आपको टोटल एनालिसिस करके दे रहा हूं, ठीक। तो स्ट्रेस कितना आएगा इसमें सर? सिग्मा। सर स्ट्रेस आएगा एम जी इंटू एल अपॉन 2x ए। इतना सर इसमें स्ट्रेस आएगा। इतना इसमें क्या आएगा? स्ट्रेस आएगा इस वायर में। अब स्ट्रेस पूछा नहीं है, पर हमने निकाल लिया, ठीक। अब जो चीज पूछी गई है वो निकालते हैं। पहले तो स्ट्रेस निकाल लिया, अब हम क्या निकालते हैं? स्ट्रेन निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा? स्ट्रेन निकालते हैं। अब स्ट्रेन निकालते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेन। ठीक। स्ट्रेन जो होता है उसको हम एप्सिलॉन से दिखाते हैं, और ये क्या होता है? डेल्टा एल चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, ये होता है। ठीक है सर, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। ठीक। अब चेंज इन लेंथ क्या होगा? एल, भाई इनिशियल चेंज। अभी देखो, अब इस ट्राइंगल से आप देखो, अभी लेंथ कितनी है इस वायर की? इस वक्त लेंथ कितनी है इस वायर की? सर इस वक्त लेंथ है सर ये कितनी है सर? ये है एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इनिशियल लेंथ कितनी थी? एल थी। अब कितनी है? एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो चेंज इन लेंथ आप कैसे लिख पाओगे? चेंज इन लेंथ आप कैसे लिख पाओगे सर? वो हम लिख पाएंगे अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एल। यही तो चेंज इन लेंथ है, फाइनल लेंथ, मतलब जो अभी है माइनस इनिशियल लेंथ। यस सर। तो ये कैसे लिख पाओगे आप? एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एल होल अपॉन एल। यस सर। अब हमको मालूम है कि x जो है वो बहुत छोटा है किससे? l से। ये अजम्पशन होता है, ये हमने बताया था अभी कि इसी अजम्पशन पे तो हमने इसको साइन थीटा को छोटा बोला था कि थीटा और x छोटे हैं बहुत। तो इसमें से हम क्या कर लेंगे? l को बाहर निकाल लेंगे, l स्क्वायर को। तो l अंदर, l स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे तो बाहर l बचेगा, अंदर क्या बचेगा? 1 अपॉन एक्स अपॉन एल का होल स्क्वायर माइनस l, ठीक, होल अपॉन l। अब ये l से कट कर, तो ये कितना बचा सर? ये बचा 1 प्लस एक्स अपॉन एल का होल स्क्वायर की पावर हाफ माइनस 1, ये बचा। अब सर मैथ्स में हमने एक चीज पढ़ी हुई है, अब सर हमने मैथ्स में ना एक चीज पढ़ी हुई है। क्या पढ़ी हुई है सर? बेसिक मैथ में बाइनोमियल थ्योरम में, बेसिक मैथ में आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाया था, उसमें हमने एक चीज पढ़ी हुई सर। क्या? बेसिक मैथ में बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाया जाता है। और उसमें हमको बताया जाता है कि 1 प्लस एक्स की पावर n, ये होता है, ये अप्रोक्सीमेटली हम इसको ले सकते हैं 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस माइनस एन एक्स के। कब? जब x वेरी लेस देन क्या हो? 1 हो। x क्या होना चाहिए? वेरी लेस देन 1 होना चाहिए। तो अगर हमने बोला है कि x इज वेरी लेस देन l, तो यहां से हम इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि x अपॉन l इज वेरी लेस देन 1। तो ये वाला जो थ्योरम है वो यहां एप्लीकेबल है कि नहीं? यस सर, थ्योरम इज एप्लीकेबल। ये
यस सर, एप्लीकेबल है ये। तो जब अगर ये एप्लीकेबल है तो हम इस पूरी चीज को ऐसे लिख सकते हैं ना, n यहां पर आ जाता है तो यहां पे क्या आ जाएगा 1+1/2, n की जगह क्या है 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। इस पूरे ब्रैकेट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और -1 तो एज इट इज था। अब ये 1 और ये -1 कैंसिल हो गए, तो यहां से हमको स्ट्रेन कितना मिल गया सर, वो बन गया एक्स स्क्वायर बाय 2l स्क्वायर। ये हमको स्ट्रेन मिल गया इतना। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर ये यही पूछा गया है, x² / 2l²। पर हमने सिग्मा क्यों निकाला था? क्यों अगर आपसे y पूछ लिया जाता है यंग्स मॉडुलस, तो यंग्स मॉडुलस कैसे आप निकालते? तो यंग्स मॉडुलस अगर आपसे पूछ लिया जाता है यंग्स मॉडुलस, y, वो क्या होता सर? वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। भाई जो डेटा दिया है उसके फॉर्म में यंग्स मॉडुलस निकालने बोल दिया जाता, तो आप कैसे निकालते स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन? स्ट्रेस ये निकाला है mgl/2xa, ठीक है, mgl/2xa, ये हमने निकाला स्ट्रेस। स्ट्रेन कितना निकाला अभी पिछली स्लाइड में, x² / 2l²। तो यहां से हमको यंग्स मॉडुलस क्या मिल जाता, mgl³, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, अपॉन ax³, ये हमारा यंग्स मॉडुलस आ जाता, mgl³ अपॉन ax³। जो नोन क्वांटिटीज हैं या जो नोन डेटा है उसके फॉर्म में यंग्स मॉडुलस इस तरीके से हम निकाल लेते हैं, अगर पूछा जाता तो। अभी नहीं पूछा गया है तो अभी सिर्फ इतना पूछा गया तो वो हमने कर दिया। तो इस पूरी सिचुएशन का ये पूरा एक एनालिसिस हमने करने की कोशिश की, ठीक है, इस पूरी सिचुएशन का एनालिसिस इस तरीके से हमने करने की कोशिश की, ठीक है बेटा। तो इसमें इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है कि यंग्स मॉडुलस का जो एक्सप्रेशन है आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वो x के, ऐसा पूछ ले सकते हैं ना कि y इज प्रपोर्शन टू x की पावर n, तो n इज इक्वल्स टू, फिर ऑप्शन ए बना देगा, क्या बना देगा 2, बी बना देगा -2, सी बना देगा 3 और डी बना देगा -3। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बोलेगा कि इस पूरी सिचुएशन में y इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर n, अब बताओ n की वैल्यू क्या होगी, तो यहां पे -3 आएगी वैल्यू, ठीक है बेटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब इसमें क्या बोला जा रहा है, a rectangular frame is to be suspended symmetrically by 2 strings of equal length। दो स्ट्रिंग से हमने इस तरीके से इसको सस्पेंड किया है। अब हमको टेंशन जो होगा स्ट्रिंग में उसके बारे में बात करनी है। तो भाई मान ले इसका मास तो सेम है क्योंकि सेम ब्लॉक को सस्पेंड किया है, तो तीनों ही केस में नीचे की तरफ सेम फोर्स लग रहा होगा। वो कितना लग रहा होगा सर, वो लग रहा होगा mg, तीनों ही केस में। यस सर। अब एक बात हमको बताओ, एक बात हमको बताओ, यहां टेंशन लग रहा है मान लीजिए T1, यहां भी क्या लग रहा है T1, और ये एंगल कुछ मान लेते हैं कुछ ये अल्फा एंगल है। तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि फर्स्ट सिचुएशन में, ए सिचुएशन में हमको लगा क्लियरली दिख रहा है, तो T1 साइन अल्फा वो किसको बैलेंस करेगा, mg को। तो यहां से हमको T1 क्या मिल गया सर, वो मिल गया mg/2 साइन अल्फा, ये हमको मिल गया, ठीक है सर। सेकेंड सिचुएशन में क्या होगा सर, सेकेंड सिचुएशन में ये क्या हो जाएगा T2, ये क्या हो जाएगा T2। अब सेकेंड सिचुएशन में सर, सेकेंड सिचुएशन की अगर हम बात करें तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि 2T2 इज इक्वल टू mg, क्योंकि यहां आप T2 क्या है, वर्टिकली अपोजिट लग रहा है। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, T2 इज इक्वल टू mg/2। यहां से हमको क्या मिल जाएगा, T2 की वैल्यू mg/2 मिल जाएगी, ठीक है सर। अब थर्ड केस में क्या होगा, थर्ड केस में बताओ सर, मान लेते हैं ये T3 लग रहा है इस स्ट्रिंग में और ये कुछ एंगल बीटा बना रही है ऐसे। तो थर्ड केस के लिए हम कैसे लिखेंगे भाई इक्वेशन, थर्ड केस के लिए सर 2T3, यस सर, साइन बीटा, यस सर, इज इक्वल्स टू mg
यस सर, तो T3 की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, mg अपॉन 2 साइन बीटा, mg अपॉन 2 साइन बीटा। क्लियरली आपको दिख रहा है, क्लियरली ये बात आपको पता है क्या, कि साइन अल्फा और साइन बीटा की वैल्यू लेस देन क्या होगी, 1 की वैल्यू 1 से कम होगी, 1 से छोटी होगी। तो ये जो वैल्यू है ये mg/2 से बड़ी आएगी और ये भी वैल्यू mg/2 से बड़ी आएगी। तो हम क्लियरली बात कह सकते हैं क्या, कि T3 और T2 की वैल्यू बड़ी होगी किससे, नहीं सॉरी, T3 और T1 की वैल्यू बड़ी होगी किससे, T2 से। ये हम एक इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं क्लियर। ये क्लियर इन्फ्रेंस हम निकाल सकते हैं यहां से, ठीक, ये क्लियर इन्फ्रेंस हम निकाल सकते हैं। मतलब T2 की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम, तो लीस्ट किस में होगा, बी में। सर ए और सी में से कौन सा बड़ा होगा, वो हम नहीं बता सकते, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। क्यों, क्योंकि अल्फा और बीटा क्या है वो हमको नहीं पता ना। तो चूंकि हमें अल्फा और बीटा नहीं पता तो हम T1 T2 के बारे में नहीं बता सकते। बट हम इतना जरूर कह सकते हैं कि T1 की वैल्यू T2 से बड़ी होगी और T3 की वैल्यू भी T2 से बड़ी होगी। मतलब T2 की वैल्यू मिनिमम होगी, ये वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम, इन तीनों में, ये हम कह सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ भी प्रोडिक्शन नहीं कर सकते, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है, कंसिडर टू सिलिंड्रिकल रॉड्स ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशंस, वन ऑफ रबर एंड अदर ऑफ स्टील, एक रबर का एक स्टील का, वन ऑफ रबर एंड अदर ऑफ स्टील, एक रबर का बेटा और एक किसका है, स्टील का। बोथ रॉड्स आर फिक्स्ड रिजिडली एट वन एंड ऑफ द रूफ। तो चलो भाई एक रूफ बना लेते हैं फिर। इसमें क्या करेंगे, हम एक स्टील की रॉड लटका देंगे ऐसे, और एक हम कर लेंगे रबर की रॉड लटका देंगे ऐसे, ठीक। तो ये हो गया भाई स्टील और ये हो गया रबर। अब क्या बोल रहा है, ए मास m is attached to each of the free ends at the center of rod। एक मास m लटकाया गया भाई, ठीक है, दोनों से, तो ऐसा एक मास m लटका दिया, ठीक। अब बताना है, ठीक है। अब सबसे पहले आप ये समझो, मास m को हम क्या मानेंगे, कि हैवी मास लटकाया है, मास m इज हैवी, ठीक। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि यहां स्टील है ना भाई, तो स्टील का और रबर का हमको अगर नेचर स्टडी करना है तो हैवी मास लटकाना पड़ेगा, ठीक है। तभी तो हम बता पाएंगे कि दोनों कैसे बिहेव करेंगे। हल्का मास लटका के थोड़ी पता चलेगा कि दोनों कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो ये बाई अंडरस्टूड है कि कुछ हैवी मास लटकाया होगा। हमको ये बात मालूम है कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। इसका मतलब क्या हुआ, इलोंगेशन इन स्टील वो बहुत कम होगा किससे, इलोंगेशन इन रबर से। जिसका इलोंगेशन कम होता है वो ज्यादा इलास्टिक होता है, ठीक। अच्छा, अगर रबर का इलोंगेशन ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है इसके शेप में भी चेंज दिखाई देगा। अगर आप एक रॉड को या एक ऐसे रबर का एक ऐसा कुछ ले लो, छोटा सा रबर को ले लो और उसको बहुत लंबा खींचोगे, नॉर्मल सी रबर ले लो, चलो घर में जो मिलती है ना, वो ऐसी रबर नहीं मिलती, ऐसी गोल गोल रबर, उसको आप खींचोगे तो आप देखोगे कि उसका शेप चेंज हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो इलास्टिक नहीं है, ज्यादा फोर्स झेल नहीं पाती, तो ज्यादा जल्दी इलोंगेट हो जाती है, तो उसका शेप भी चेंज हो जाता है। यहां पे नो विजिबल चेंज इन शेप,
ऐसा नहीं है कि इसकी डायमीटर में चेंज नहीं आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा, पर विजिबल नहीं होगा आपको, ऐसी नंगी आंखों से दिखाई नहीं देगा वो चेंज। ठीक है, अब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। ठीक, बोथ द रॉड्स विल एलोंगेट, बात तो सही है, दोनों एलोंगेट होंगी, बट देयर शैल बी नो परसेप्टेबल चेंज इन शेप, ये गलत है। रबर वाले में आपको चेंज इन शेप क्लियरली दिखाई देगा। ठीक, रॉड विल एलोंगेट एंड चेंज शेप बट रबर विल ओनली एलोंगेट, गलत। रॉड का शेप भी चेंज होगा पर नंगी आंखों से नहीं दिखाई देगा, और रबर का तो शेप बहुत क्लियरली आपको आंखों से दिखाई देगा, चेंज इन शेप आपको क्लियरली आंखों से दिखाई देगा, क्योंकि रबर जो है कम इलास्टिक है स्टील से, तो जल्दी उसका जो है उसमें ज्यादा एलोंगेशन आएगा, तो उसका शेप भी ज्यादा दिखाई देगा चेंज। स्टील रॉड विल एलोंगेट विदाउट एनी परसेप्टेबल चेंज इन शेप, ये बात सही है, एंड बट रबर विल एलोंगेट एंड द शेप ऑफ बॉटम एज विल चेंज टू एन इलिप्स, ये गलत है। जो बॉटम एज है ना एकदम जो है कोना हो जाएगा, नुकीला टाइप का ऐसा हो जाएगा, बॉटम एज जो रबर का होगा ना ऐसा ऐसा हो जाएगा एकदम, क्योंकि बहुत ज्यादा चेंज इन शेप होगा ना, तो एरिया जहां जहां से वो मास लटकाया है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगला अगला स्टेटमेंट पढ़ो, स्टील रॉड विल एलोंगेट विदाउट परसेप्टेबल चेंज इन शेप, सही बात है, बट रबर रॉड विल एलोंगेट विद द शेप ऑफ बॉटम एज टेपर्ड टू अ टिप, टेपर्ड टू अ टिप का मतलब ये है कि एक छोटा सा एरिया टेपर्ड टाइप का एरिया बन जाएगा, ये बात सही है, ऐसा ही होगा, क्योंकि रबर का एलोंगेशन बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू स्टील, तो जो नीचे का एरिया हो वो टेपर्ड बन जाएगा, एकदम कम एरिया हो जाएगा, नेग्लिजिबल छोटा सा पॉइंट एरिया बन जाएगा वो। ठीक है भाई, तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ ऑफ टू मटेरियल्स आर शोन, ये दिखाए हुए हैं। अब हमको बताना है, पहला, मटेरियल 2 इज मोर इलास्टिक देन मटेरियल 1। ठीक, क्या बोल रहा है वो, मटेरियल 2 इज मोर इलास्टिक देन मटेरियल 1। अच्छा, क्लियरली आपको दिख रहा है इस डायग्राम में, इसका इलास्टिक लिमिट ये है, इसका इलास्टिक लिमिट ये है, तो ये चीज तो पहले ही गलत हो गया, मटेरियल नहीं, ये तो सही है, मटेरियल 2 इज मोर इलास्टिक देन मटेरियल 1। ठीक, एंड हेंस मटेरियल 2 इज मोर ब्रिटल, ज्यादा इलास्टिक है इसलिए ब्रिटल है, नहीं भाई, ज्यादा इलास्टिक होने की वजह से कोई चीज ब्रिटल नहीं होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत। ठीक है, क्यों गलत है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है एंड हेंस, ये वर्ड की वजह से। ज्यादा ब्रिटल कौन है, सबसे पहले ये समझो, मटेरियल 2 जो है वो ज्यादा इलास्टिक है, पहली बात, मटेरियल 2 इज मोर इलास्टिक देन मटेरियल 1। कैसे, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है इलास्टिक लिमिट इसकी ज्यादा है, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, इलास्टिक लिमिट के बाद आप देख रहे हो ना, इसमें इतना ब्रेक होने से पहले इतना इलोंगेशन हो रहा है, और इसमें सिर्फ इतना हो रहा है, सिर्फ इतना, मतलब टूटने से पहले, टूटने से पहले जो फर्स्ट मटेरियल है वो ज्यादा एलोंगेट हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट मटेरियल जो है वो ज्यादा एलोंगेट हो रहा है, फर्स्ट मटेरियल जो है ज्यादा एलोंगेट हो रहा है। ठीक, ब्रिटलनेस क्या होता है, ब्रिटलनेस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रिटलनेस, little or no deformation before breaking, when there is little or no deformation before breaking, ये होता है ब्रिटलनेस का मतलब। अब आप यहां से देखो, इन दोनों ही केस में यहां पे डिफॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है इलास्टिक लिमिट के बाद, और यहां पे बहुत ही कम हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि मटेरियल 2 इज मोर ब्रिटल देन मटेरियल 1। सेकंड स्टेटमेंट हम क्या बोलेंगे, मटेरियल 2 इज मोर ब्रिटल
देन मटेरियल 1। क्योंकि इलास्टिक लिमिट के बाद ये बहुत कम यहाँ पे डिफॉर्मेशन लेके टूट जा रहा है, और इसका आप देखो डिफॉर्मेशन काफी लंबा डिफॉर्मेशन ले रहा है, इसलिए ये ज्यादा ब्रिटिल है। कौन? मटेरियल 2। मटेरियल 2 इज मोर ब्रिटिल देन मटेरियल 1। ये दो कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। अब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं, राइट। तो ये पहला स्टेटमेंट में ये बात तो सही लिखी है कि मटेरियल 2 ज्यादा इलास्टिक है और मटेरियल 2 ही ज्यादा ब्रिटिल भी है, बट इसका कारण ये नहीं है कि ज्यादा इलास्टिक है इसलिए ज्यादा ब्रिटिल है। कारण क्या है कि ये डिफॉर्मेशन मटेरियल 1 में ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू मटेरियल 2, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। अब यहां क्या है, मटेरियल 1 एंड 2 हैव सेम इलास्टिसिटी, ये भी गलत। सेम कहां है भाई, क्लियरली दिख रहा है इलास्टिक लिमिट मटेरियल 2 का ज्यादा है। मटेरियल 2 इज इलास्टिक ओवर अ लार्ज रीजन, हाँ ये बात सही है, मटेरियल 2 लार्ज रीजन पे इलास्टिक है एज कंपेयर टू मटेरियल 1, ये स्टेटमेंट सही है एकदम भाई। ज्यादा बड़े रीजन तक, ये आप देखो यहां से यहां तक इतने रीजन में वो क्या है, इलास्टिक है, और ये इसका जल्दी खत्म हो जा रहा है इलास्टिक रीजन, ये वाला बात सही है। मटेरियल 2 इज मोर ब्रिटल देन मटेरियल 1, ये बात भी सही है, मटेरियल 2 ज्यादा ब्रिटल है मटेरियल 1 से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी एंड डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी एंड डी। ठीक, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि ग्राफ को रीड कैसे करना हो। नेक्स्ट, a wire is suspended from a ceiling and stretched under the action of a weight F suspended from other end. Force act, तो अब यहां पे बताओ, एक वायर है जिसको सस्पेंड किया गया है सीलिंग से, तो मैं बना देता हूं ऐसे। ठीक, अब इस पे फोर्स लगाया जा रहा है, एक इस पे एक फोर्स लगाया जा रहा है ऐसे, ठीक, F। और इस सीलिंग, इसका एरिया ये मान लेते हैं, ये क्या है एरिया A। अब क्या बोल रहा है ये, एफ लगाया जा रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है, नीचे एफ लगाया जा रहा है, तो ये वाला जो एरिया, ये जो सीलिंग है, ये इस पे काउंटर फोर्स कितना लगाएगी, एफ लगाएगी इसको बैलेंस करने के लिए। इसको बैलेंस करने के लिए कितना फोर्स लगाएगी, एफ लगाएगी। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द सीलिंग इज इक्वल एंड अपोजिट टू इट्स वेट। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट दिया ये क्यों दिया है, समझो बात को। फोर्स एक्सर्टेड बाय द सीलिंग इज इक्वल एंड अपोजिट टू इट्स वेट, ये क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इस मटेरियल का भी कुछ वेट होगा ना भाई, W। तो ये जो एफ डैश होगा ये कितना हो जाएगा बेटा, W प्लस एफ होगा। इतना फोर्स सीलिंग लगाएगी, इतना फोर्स सीलिंग प्रोवाइड करेगी। यस सर। अब हमको जो बताया जा रहा है कि एफ डैश और एफ बराबर है, हमको क्या बताया जा रहा है कि एफ डैश और एफ क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये है कि जो वेट है इसको क्या करना है, निगलेक्ट करना है। इसको क्या करना है, निगलेक्ट करना है। इस क्वेश्चन में ये समझने वाली बात थी, बहुत बड़ा पॉइंट था ये इस पूरे क्वेश्चन है, इस पूरे क्वेश्चन का बहुत बड़ा ये पॉइंट है। क्यों है ये समझो। मान लो आप कोई एक क्रॉस सेक्शन लेते हो यहां पर बीच में कहीं, मान लेते हैं यहां पर L/2 पे आपने क्रॉस सेक्शन ले लिया, आधे पे क्रॉस सेक्शन ले लिया L/2 पर, L/2 पर। तो यहां पर जो स्ट्रेस होगा वो कितना बनेगा इस क्रॉस सेक्शन पे, इस क्रॉस सेक्शन पे फोर्स कितना आया होगा। तो स्ट्रेस लिखने के लिए आप क्या करोगे, फोर्स अपॉन एरिया करोगे, तो एरिया तो ए ही होगा। फोर्स कितना आ रहा होगा सर, ये एक एफ फोर्स तो ये वाला आ रहा होगा, प्लस चूंकि ये आधे पे लिया है तो ये जो आधा वेट है W/2 ये भी तो आ रहा होगा। यस सर। तो इस क्रॉस सेक्शन पे स्ट्रेस इतना बनेगा। यस सर। अब मान लेते हैं मैं कोई एक दूसरा सेक्शन ले लेता हूं, मान लीजिए कहीं मैंने यहां पे L/4 3L/4 पे ले लिया, मान लीजिए यहां पे कितना सिग्मा बन रहा होगा सर, यहां पे एफ फोर्स को तो बैलेंस करेगा ही करेगा, पर ये L/4 का जो वेट है इसको भी बैलेंस करेगा, मतलब W/4 अपॉन ए। इसका मतलब ये है कि अगर इस रॉड के वेट को कंसिडर किया जाए तो हर एक क्रॉस सेक्शन पे, हर एक पॉइंट पे अलग अलग स्ट्रेस आएगा, हर एक क्रॉस सेक्शन पे अलग अलग स्ट्रेस आएगा अगर हम रॉड के वेट को कंसिडर करें। तो इफ वी कंसिडर द वेट ऑफ रॉड, ठीक है, इफ वी कंसिडर वेट ऑफ रॉड,
weight of rod, then different stress will come at every cross section. ये समझने वाली बात है, ठीक। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा है फोर्स एक्सर्टेड बाय द सीलिंग इज इक्वल एंड अपोजिट टू इट्स वेट। क्या बोल रहा है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द सीलिंग इज इक्वल टू अपोजिट टू द वेट। एक मिनट, a wire is suspended from the ceiling and stretched under the action of a weight F suspended from the other। अच्छा, तो ये जो F है इसके इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है, मतलब F डैश की वैल्यू किसके बराबर है, F के बराबर है, क्वेश्चन में ये बोला है। इसका मतलब ये रॉड के वेट को क्या करना है, निगलेक्ट करना है, ये इनडायरेक्टली सवाल में बोला जा रहा है। अब अगर इस रॉड के वेट को निगलेक्ट करना है तो यहां से भी निगलेक्ट करोगे और यहां से भी निगलेक्ट करोगे, तो अगर हर जगह से निगलेक्ट होगा तो आप देखो सिग्मा और सिग्मा डैश क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो टेंसाइल स्ट्रेस एट एनी क्रॉस सेक्शन इज एफ अपॉन ए, ये बात सही हो गई फिर, कि फिर किसी भी क्रॉस सेक्शन पे क्या आएगा, एफ अपॉन ए आएगा। ध्यान रखना एफ अपॉन ए कब आ रहा है, जब ये रॉड का वेट क्या हो गया, निगलेक्ट हो गया। और ये हमें कैसे पता निगलेक्ट हो रहा है, क्योंकि बोल रहा है कि सीलिंग में जो फोर्स लग रहा है वो एफ के बराबर ही है, एफ डैश इज इक्वल टू एफ, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तब हमको मालूम पड़ा है कि रॉड का जो वेट है वो निगलेक्ट हो गया। सोचने वाली बात है इस क्वेश्चन में, सोचने वाली बात है, ये थॉट प्रोसेस वाली बात है, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेस एट एनी क्रॉस सेक्शन इज जीरो, ये तो गलत है, क्रॉस सेक्शन में जीरो कैसे हो सकता है, जीरो तो हो ही नहीं सकता ना, एक फोर्स तो लग ही रहा है। टेंसाइल स्ट्रेस एट एनी क्रॉस सेक्शन इज 2f बाई ए, ये भी गलत है, हमने अभी बताया f बाई ए होगा। टेंसाइल स्ट्रेस एट एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, टेंशन एट एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इज f। हाँ, किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया पे अगर हम वेट को निगलेक्ट कर रहे हैं तो टेंशन क्या आएगा, f आएगा। अगर हम वेट को निगलेक्ट नहीं करेंगे तो टेंशन हर क्रॉस सेक्शन पे अलग अलग आएगा, यहां पर आएगा F प्लस डब्ल्यू बाई 2, यहां पर आएगा F प्लस डब्ल्यू बाई 4। और अगर हमने W को निगलेक्ट कर दिया तो हर क्रॉस सेक्शन पे टेंशन क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो ये बात आपको समझनी है इस क्वेश्चन में, ठीक। तो लैंग्वेज का खेल था इस पूरे सवाल में, लैंग्वेज का खेल। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम बेटा बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है और ये जेई मेन में आने लायक प्रॉब्लम है, ठीक। अब इसको समझो क्या है इस सवाल में। ए रॉड ऑफ लेंथ L नेग्लिजिबल मास, मतलब रॉड का खुद का मास नेग्लेक्ट करना है, इज सस्पेंडेड फ्रॉम टू एंड्स बाय वायर्स ऑफ स्टील वायर ए, मतलब ये वायर ए जो स्टील से बना है, लिखा हुआ भी है, और वायर भी एल्यूमिनियम से बना है, ठीक। ऑफ इक्वल लेंथ, दिख भी रहा है दोनों की लेंथ इक्वल है, ठीक। क्रॉस सेक्शन ऑफ ए एंड बी आर 1 mm स्क्वायर एंड 2 mm स्क्वायर। अच्छा, इसका क्रॉस सेक्शन जो है, इसका जो एरिया है ये कितना है, 1 mm स्क्वायर, और इसका एरिया कितना है, 2 mm स्क्वायर। तो हम इसको ऐसा भी लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, शायद कैलकुलेशन आसान हो जाए। एरिया ऑफ ए को हम ए लिख दें अगर, तो एरिया ऑफ बी क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। इसको हम ऐसा लिख देते हैं, शायद कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक। y दिया हुआ है दोनों का। अब हमको बताना है, ऑप्शन बताने हैं कि क्या है। अब ऑप्शन को भी पहले ठीक से पढ़ो कि ऑप्शन में पूछा क्या जा रहा है। मास m शुड बी सस्पेंडेड क्लोज टू वायर a टू हैव इक्वल स्ट्रेसेस। अच्छा, तो ये पहले में इक्वल स्ट्रेस की बात हो रही है इन बोथ द वायर, ठीक। मास m शुड बी सस्पेंडेड क्लोज टू b टू हैव इक्वल स्ट्रेसेस, इसमें भी इक्वल स्ट्रेस की बात हो रही है। नेक्स्ट में मास m शुड बी सस्पेंडेड टू हैव इक्वल स्ट्रेसेस, इसमें भी इक्वल स्ट्रेसेस की बात हो रही है। एंड मास m शुड बी सस्पेंडेड क्लोज टू हैव इक्वल स्ट्रेन, यहां स्ट्रेन की बात हो रही है। मतलब तीन ऑप्शन में इक्वल स्ट्रेस की बात हो रही है और एक ऑप्शन में इक्वल स्ट्रेन की बात हो रही है। तो हम सबसे पहले पहला केस सॉल्व करेंगे, इक्वल स्ट्रेस वाला केस, ठीक। पहला केस हम क्या सॉल्व करेंगे, इक्वल स्ट्रेस वाला केस। इक्वल स्ट्रेस के लिए क्या होगा, अब देखो इक्वल स्ट्रेस लाना है, राइट। तो मान लेते हैं जो
ये वाला जो टेंशन, ये वाला जो ये है अपना वायर है, इक्वल स्ट्रेस के लिए मान लेते हैं इसमें T1 टेंशन आया और मान लेते हैं इसमें T2 टेंशन आया। अब चूंकि स्ट्रेस इक्वल है तो सिग्मा ए बराबर होगा सिग्मा बी का। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस इक्वल है सर। अब सिग्मा ए कैसे लिखोगे सर? हो जाएगा T1 अपॉन एरिया ऑफ ए। हाँ, और सिग्मा बी कैसे लिखोगे सर? T2 अपॉन एरिया ऑफ बी। यस सर। अब T1 अपॉन एरिया ऑफ ए को हमने क्या बोला था? ए बोला था। और T2 अपॉन एरिया ऑफ बी को क्या बोला था? 2a बोला था। ये कैंसिल हो गया। यहां से हमको क्या मिल गया सर? T2 इज इक्वल टू 2T1। ये हमको मिल गया। ठीक है सर। अब यहां पे फोर्स mg नीचे लग रहा है तो T1 और T2 मिलके mg को बैलेंस करेंगे। तो T1 प्लस T2 ये दोनों मिलके किसको बैलेंस करेंगे सर? mg को। T2 की जगह 2T1 डालो तो T1 प्लस 2T1 ये किसके बराबर हो जाएगा? mg के बराबर। तो यहां से हमको मिल गया क्या? T1 इज इक्वल टू mg बाई 3 और T2 इज इक्वल टू 2mg बाई 3। ये हमको मिल गया। T1 और T2 मिल गया सर। ठीक, T1 और T2 मिल गया। अब हमको ये बताना है m कहां पे सस्पेंड करेगा। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ। ये m कहां पर होगा? तो मान लेते हैं ये x डिस्टेंस पर है इस वाले एंड से, एक a वाले एंड से x डिस्टेंस पर है मान लेते हैं। तो b के अबाउट हम क्या करेंगे? टॉर्क बैलेंस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये सिस्टम किस में है? इक्विलिब्रियम में है। तो नेट टॉर्क भी क्या होना चाहिए? 0। तो एज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम तो टाउ नेट सिस्टम में क्या होना चाहिए? 0। तो हम कैसे लिखेंगे इसके लिए? अबाउट बी, टॉर्क अबाउट बी, टाउ नेट अबाउट बी शुड बी 0। कैसे लिखोगे? T1 इंटू एल। ठीक है, ये पूरा लेंथ L है तो T1 इंटू एल। ये कैसा? क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज है। ठीक, क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव मान लेते हैं। माइनस mg इंटू, अब अगर ये डिस्टेंस हमने मान लिया है x है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? L माइनस एक्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सर? mg इंटू L माइनस एक्स। और माइनस क्यों लिया? क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये नेट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो यहां से हम देखो क्या मिल रहा है हमको। T1 की जगह क्या हम पुट कर देंगे? mg बाई 3। तो यहां पुट करेंगे mg बाई 3 इंटू एल माइनस mg इंटू एल माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमको क्या मिलेगा सर? mg बाई 3 इंटू एल, ठीक, माइनस mg इंटू एल माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। mg से mg गया, l बाई 3 माइनस एल माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो l बाई 3 माइनस एल इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2l बाई 3 आ गई। अब क्लियरली आप देख सकते हो अगर x की वैल्यू 2l बाई 3 है तो m किसके क्लोज होगा? b के क्लोज होगा। तो m इज क्लोज टू b, m इज क्लोज टू b इस केस में। अब देखो भाई ऑप्शन क्या बोल रहा है? मास m शुड बी सस्पेंडेड क्लोज टू वायर a। ये गलत, क्लोज टू b होना चाहिए इक्वल स्ट्रेस के केस में। s शुड बी सस्पेंडेड क्लोज टू b, ये बात सही है। मास m शुड बी सस्पेंडेड इन द मिडिल, गलत। बी ऑप्शन सही है, हमको मिल गया। अब ये कौन सा केस था? इक्वल स्ट्रेस वाला केस था। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ बेटा, अभी बचा हुआ है क्वेश्चन। अब सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड केस में क्या है भाई? सेकंड केस में क्या था? सेकंड केस में क्या था सर? सर इक्वल स्ट्रेन। इक्वल स्ट्रेन के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत ही अच्छा सवाल है बेटा। मतलब दो सवालों को एक में मिला दिया। दो सवाल आपके बन सकते हैं जेईई मेंस के इस सवाल से। अब इक्वल स्ट्रेन का केस क्या होगा ये समझो। इक्वल स्ट्रेन का मतलब क्या हो गया कि डेल्टा एल ए इज इक्वल टू डेल्टा एल बी
इक्वल स्ट्रेन का तो ये मतलब हो गया, डेल्टा एल अपॉन एल ऑफ ए इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल ऑफ बी, एल से एल कैंसिल, डेल्टा एल ऑफ ए इज इक्वल टू डेल्टा एल ऑफ बी। अगेन सेम केस, T1 T2 दोनों में टेंशन है, तो हम डेल्टा एल कैसे लिखते हैं सर, y इज इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन ए होल अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। तो डेल्टा एल क्या होता है, एफ एल अपॉन ए वाई। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, ये फॉर्मूला लिखा है मैंने, कुछ नया चीज नहीं लिखा, इट इज जस्ट अ फॉर्मूला। अभी हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो डेल्टा एल मतलब ए वायर के लिए हमको लिखना होगा, तो हम कैसे लिखेंगे, पहले वाले वायर में कितना टेंशन है, T1 टेंशन है, तो F की जगह क्या आ जाएगा T1। इसकी लेंथ कितनी है, L ही है। इसका एरिया कितना है, A है। और Y इसका कितना है सर, पहले वाले वायर का Y, पहला वाला वायर क्या है, स्टील, स्टील का Y कितना है 200 इंटू 10 की पावर 9, तो यहां पर आ जाएगा 200 इंटू 10 की पावर 9 इज इक्वल्स टू। अब दूसरे वायर के लिए डेल्टा एल भी लिखना है, तो इसमें टेंशन कितना है, इसमें फोर्स कितना है, वो है T2। इसकी लेंथ कितनी है, L है। इसका एरिया कितना है, 2A है, 2A ही तो है, यस सर। और इसका Y कितना है, इसका Y है सर 70 इंटू 10 की पावर 9। अब आप देखो, L से L गया, A से A गया, 10 की पावर 9 से 10 की पावर 9 गया, तो हमको क्या मिल गया सर, हमको मिल गया T2 इज इक्वल टू 140 अपॉन 200 T1। ये काटो, 2 से 7 टाइम्स, 2 से 10 टाइम्स, तो हमको क्या मिल गया 7 अपॉन 10 T1। अब हमको ये बात मालूम है कि T1 और T2 मिलके क्या करेंगे, mg को बैलेंस करेंगे। T1 प्लस T2 इज इक्वल टू mg, तो इस केस में भी ट्रू होगा। अब यहां से आप क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे, तो आपको क्या मिलेगा भाई, आपको मिलेगा T2 की जगह पुट करो, तो T1 प्लस 7 अपॉन 10 T1 इज इक्वल टू mg। तो यहां से हमको T1 क्या मिल गया, T1 मिल गया 10 mg अपॉन 17, ये T1 मिल गया भाई। तो T2 कितना हो जाएगा सर, T2 कितना हो जाएगा 10 अपॉन 17 mg, ठीक, इंटू 7 अपॉन 10, ये T2 हो जाएगा। तो 10 से 10 कट गया, तो 7 अपॉन 17 mg हो गया। ये T2 और T1 हमको मिल गए, T2 और T1 हमको मिल गए, T2 और T1 हमको मिल गए। अब अगेन सेम तरीके से हमको क्या निकालना पड़ेगा, इस केस में भी x निकालना पड़ेगा। तो अगेन सिंस द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, भाई अभी भी इक्विलिब्रियम में ही है ना सिस्टम, इस केस में भी। तो टॉर्क अबाउट बी विल बी 0, तो बी के अबाउट भाई T2 का टॉर्क तो 0 ही होगा, T1 का टॉर्क कितना हो जाएगा, T1 इंटू एल, ठीक। और ये कैसा है, क्लॉकवाइज, तो इसको प्लस लिया, माइनस mg का कितना हो जाएगा, mg इंटू एल माइनस एक्स, सेम इक्वेशन बनेगी। और ये माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, इज इक्वल टू 0। अब यहां पे हम क्या करेंगे, T1 की वैल्यू पुट कर देंगे 10 अपॉन 17 mg, तो यहां पुट करेंगे 10 अपॉन 17 mg इंटू एल माइनस mg इंटू एल माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। यहां से mg गया, तो ये बन जाएगा 10 एल अपॉन 17 माइनस एल प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो यहां से हमको x क्या मिल गया सर, एल माइनस 10 एल अपॉन 17, ये मिल गया हमको 7 एल अपॉन 10। तो यहां से हमको x क्या मिल गया, 7 एल अपॉन 10 मिल गया, 7 एल अपॉन 10, 7 एल अपॉन 10, ये x मिल गया हमको, ठीक, ये मिल गया। ठीक, इतना ही आ रहा है क्या, एक बार देख लो। 10 mg अपॉन 17 यहां पुट करोगे इंटू एल, ठीक है,
इंटू एम जी इंटू एल माइनस एक्स, एम जी इंटू एल माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पुट 10/17 mg यहाँ पुट किया, ये कैंसिल हो गया। सेवन एल अपॉन टेन। अब अगर x की वैल्यू 7l/10 है तो ये तो क्लोज टू b हो जाएगा यार। ठीक, अगर x की वैल्यू 7l/10 है, 7l/10 है अगर, तो 7l/10 मतलब ये तो कहीं यहां बन जाएगा, तो इट इज क्लोज टू b। ठीक, तो इक्वल स्ट्रेन के केस में भी क्या आ रहा है, क्लोज टू b आ रहा है। ठीक, क्लोज टू b, इस केस में भी क्लोज टू b आ रहा है, इस केस में भी क्या आ रहा है, क्लोज टू b आ रहा है। ये 2l/3 था, ये 7l/10 आ रहा है। ठीक, l/2 से बड़ा आएगा अगर x का वैल्यू तो क्लोज टू b होगा। क्लियरली l/2 से तो बड़ा ही आ रहा है। ठीक है, दिस इज क्लियरली ग्रेटर देन l/2। ठीक है, और ये भी क्या था, ग्रेटर देन l/2 था, तो l/2 से अगर बड़ा आएगा तो क्लोज टू b हो जाएगा। तो मेरा आंसर यहां पर क्लोज टू b आ रहा है बेटा। ठीक, और बुक में आंसर क्या दिया है, बुक में आंसर बेटा दिया हुआ है, बुक में आंसर बी और डी दिया हुआ है। ठीक है, बुक में डी सही दिया हुआ है। तो एक बार आप क्या करना, कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटा, है ना। मेरा क्या, डी गलत आ रहा है, मेरा आंसर सिर्फ बी आ रहा है, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से डी नहीं आ रहा है। अब देख लेना कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रही है, एक बार आप चेक कर लेना बेटा। ठीक है, यहां से देखो 140 ऊपर जाएगा तो T2 इज इक्वल टू इतना, 0 0 कैंसिल, 2 से 7 टाइम, 2 से 10 टाइम, तो 7/10 T1। ठीक है, यहां पुट करोगे T2 की जगह पे 7/10 T1 पुट करोगे, फिर ये प्लस कर दोगे तो ऊपर 17 बन जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10/17। अब T1 को हम यहाँ पुट करेंगे दोबारा, तो 7/10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 10 कैंसिल, 7/17 mg। फिर हम यहाँ पे T1 इंटू एल माइनस एम जी इंटू एल माइनस एक्स करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर T1 की वैल्यू क्या आई है, 10/17 आई है, तो 10/17 mg इंटू एल। ठीक, और माइनस क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है mg का टॉर्क, एल माइनस एक्स, mg कैंसिल हो जाएगा, तो 7l/17 बचा, और ये माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये माइनस और ये प्लस हो गया। अब ये माइनस करोगे और उसको इस तरफ ले जाओगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, l माइनस 10l/17, 17 में से 10 गया, 7 बचा, 7/10, ये तो यही आ रहा बेटा मेरा कैलकुलेशन। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आंसर इसका बी है, तो एनसीईआरटी में मेरे हिसाब से आंसर गलत दिया हुआ। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल था, और आपने देखा कि दोनों ही केसेस को इसमें सॉल्व करवा लिया उसने। ठीक है बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम, फॉर एन आइडियल फ्लूइड बल्क मॉड्यूलस इज इनफाइनाइट बोल रहा है, बल्क मॉड्यूलस इज इनफाइनाइट। ठीक, अब देखो भाई, बल्क मॉड्यूलस और शेयर मॉड्यूलस की बात हो रही है। भाई आइडियल फ्लूइड के लिए शेयर मॉड्यूलस क्या होना चाहिए, वो हमने यहां पे पहले ही सवाल में देख लिया। ये आइडियल फ्लूइड के लिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का मतलब क्या था, शेयर मॉडुलस था। तो शेयर मॉडुलस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये पहले ही केस में हमने, पहले ही प्रॉब्लम में हमने आपको ये बात क्लियर कर दी थी, शेयर मॉडुलस इज 0। ये वाला चीज हमने पहले ही क्लियर कर दिया, ये आंसर सही है और ये आंसर गलत है। ठीक है, एक्सप्लेन्ड इन क्वेश्चन नंबर 1, ये हमने क्या किया है, एक्सप्लेन्ड इन क्वेश्चन 1। अब हमको बात करना है बल्क मॉडुलस की। किसकी बात करना है, बल्क मॉडुलस की। बल्क मॉडुलस क्या होता है सर, बल्क मॉडुलस को ना के से दिखाते हैं। हाँ सर, और ये होता है माइनस पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी। सर हमें मालूम है कि अगर कोई एक ऐसा वॉल्यूम है जिसपे हम चारों तरफ से ऐसे प्रेशर पी लगाएं, ठीक, प्रेशर क्या लगाएं, पी लगाएं, तो इसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी।
इसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी, ये वॉल्यूम क्या होगी, डेल्टा वी। अब चूंकि वॉल्यूम कम हो रही है तो डेल्टा वी क्या होगा सर, नेगेटिव होगा, इसलिए ये माइनस का साइन आता है। तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम मतलब बल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या है, वो पी है। अब जब ये पी है तो इन दोनों का यूज करके हमने बल्क मॉडुलस को डिफाइन कर दिया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन करके। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बल्क मॉडुलस, राइट। अब फॉर एन आइडियल फ्लूइड, एक आइडियल फ्लूइड के लिए, ठीक, फॉर एन आइडियल फ्लूइड चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी जो होता है वो होता है जीरो। कि अगर आप एक आइडियल फ्लूइड पे फोर्स लगाओगे, इस तरीके से प्रेशर लगाओगे, तो उसकी वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आएगा फॉर एन आइडियल फ्लूइड। इसी को हम क्या कहते हैं, इनकम्प्रेसिबल। तो आइडियल फ्लूइड जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है। आइडियल फ्लूइड जो होता है वो क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। तो इसमें आप देखो अगर डेल्टा वी को हम जीरो कर देंगे तो बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। आइडियल फ्लूइड के लिए के की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। अगर आप इस फॉर्मूले में डेल्टा वी की वैल्यू जीरो कर दोगे तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। आइडियल फ्लूइड बेटा याद रखना इनकम्प्रेसिबल होता है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब उसमें चेंज इन वॉल्यूम नहीं आएगा, मतलब डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड डी, बी ऑप्शन हो जाएगा गलत। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल क्या है भाई, अ कॉपर एंड अ स्टील वायर ऑफ सेम डायमीटर आर कनेक्टेड एंड टू एंड। तो बना लेते हैं भाई। तो कॉपर और स्टील का डायमीटर वायर है, ठीक है। तो एक कॉपर है और एक ये ऐसा स्टील है। ठीक, ये कॉपर है, ये स्टील है, एंड टू एंड कनेक्टेड है, ये हमने दिखा दिया। अब क्या बोल रहा है भाई ये, अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है जिनकी डायमीटर इक्वल है, तो हमने बना दिया। अ डिफॉर्मिंग फोर्स एफ इज अप्लाइड टू दिस कंपोजिट वायर विच कॉज द टोटल लैंग्वेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो एक डिफॉर्मिंग फोर्स एफ इस तरीके से इसमें लगाया जा रहा है, ठीक है। एक डिफॉर्मिंग फोर्स एफ इस तरीके से लगाया जा रहा है। तो ये जो एफ फोर्स है वो इस स्टील को भी मिलेगा, यहां देखो ये एक एफ फोर्स यहां भी आएगा और इसको अपोज करने के लिए एक फोर्स यहां भी आएगा। तो इस वजह से एक एलोंगेशन डेल्टा एल सी यू यहां मिलेगा हमको, और एक डेल्टा एल स्टील हमको यहां मिलेगा। और टोटल एलोंगेशन क्या है, 1 सेंटीमीटर। मतलब ये बोल रहा है डेल्टा एल सी यू प्लस डेल्टा एल स्टील, ये क्या है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक, अब बताना है टू वायर्स विल हैव। अब चूंकि दोनों वायर्स में फोर्स कितना जनरेट हो रहा है, एफ ही जनरेट हो रहा है, तो दोनों ही वायर का अगर आप एक क्रॉस सेक्शन काट लो, दोनों की डायमीटर सेम है तो दोनों का एरिया सेम है, तो यहां पे स्ट्रेस कितना होगा सर, सर फोर्स एफ अपॉन एरिया ए। और यहां भी स्ट्रेस कितना होगा सर, सर फोर्स एफ अपॉन एरिया ए। तो दोनों में सेम स्ट्रेस डेवलप होगा। तो ये बात सही हो गई, ये बात गलत हो गई। स्ट्रेन की बात करो सर, स्ट्रेस दोनों में सेम है, पर आपको ये बात मालूम है कि स्ट्रेन क्या होगा सर, स्ट्रेन होगा स्ट्रेस अपॉन वाई। अब अगर आप बात करोगे कॉपर वायर की तो हमको वाई सी यू लेना पड़ेगा, और अगर आप स्ट्रेन की बात करोगे स्टील में तो आपको वाई स्टील लेना पड़ेगा। और आपको ये बात मालूम है कि ये वाला जो टर्म है ये दोनों में सेम है, बट ये वाला टर्म जो है दोनों में सेम नहीं है। वाई सी यू इज नॉट इक्वल टू वाई स्टील। तो क्लियरली स्ट्रेन जो सी यू में डेवलप होगा वो स्टील के बराबर नहीं होगा, क्योंकि उसका जो वाई है वो सेम नहीं है।
तो डिफरेंट स्ट्रेन डेवलप होगा, सेम स्ट्रेन डेवलप नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड डी। ठीक, तो ये हमारा था। तो बेटा ये हमारे सवाल थे इस चैप्टर के जो हमको डिस्कस करने थे, और हमने बहुत अच्छे सवाल डिस्कस किए, बहुत डिटेल में किए, जिसमें आपको चीजें समझ आए। इसका कैलकुलेशन बेटा एक बार आप अपने एंड पर चेक करना, और ये आपका होमवर्क है। इस कैलकुलेशन को ढंग से चेक करके आपको कमेंट करना है कि क्या मैंने जो सॉल्व किया है सही किया है, क्या आंसर सिर्फ बी आ रहा है या बी और डी आ रहा है, क्योंकि किताब में डी भी सही बोला है। तो आपका ये होमवर्क है कि इस कैलकुलेशन को एक बार अपने एंड पे दोबारा चेक करके आपको बताना है कि क्या मैंने सही किया है क्या। ठीक है, मैं कमेंट सेक्शन देखूंगा बेटा। अभी मुझे मिस्टेक पकड़ में नहीं आ रही है, बुक में आंसर बी और डी दिया है और मेरा आंसर इस वक्त अभी सिर्फ बी आ रहा है। तो आई एम नॉट ट्राई, मैं कोशिश कर रहा हूं, मुझे दिख नहीं रही मिस्टेक अपनी। तो आपका होमवर्क है ये, आपको क्या मैंने सही किया है, अगर मिस्टेक है तो क्या मिस्टेक कर दी कैलकुलेशन, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। बाकी हमने सारे कंसेप्ट जो इन सवालों में थे वो हमने किए, कुछ अच्छे सवाल भी किए और डिटेल एनालिसिस भी किया। तो आई होप आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट हम लेकर आपके सामने आते रहेंगे। इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप इस टेलीग्राम जेई शशि को ज्वाइन करें। उसको ज्वाइन करने के लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और कमेंट छोड़ के जरूर जाना है और होमवर्क जरूर करना है। थैंक यू बेटा फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।